8 अगस्त 2024 जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिल। जिसके बाद पूरे देश में काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिला। मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन। इसका नाम क्या था? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। आखिर क्या है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझे। हे अंकित दिस साइड, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इल्लीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट और साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। तो वक्फ बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी आदमी अपना प्रॉपर्टी जो था वो वेस्ट कर सकता था, वो दान कर सकता था, और उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी को दान कर देगा तो उसका कोई भी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी में नहीं बचेगा। कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में अपना प्रॉपर्टी क्यों देगा? तो फॉर रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस पर्पस के लिए ही देगा। हिस्ट्री अगर देखें इसका उठा के, तो वक्फ की शुरुआत जब मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई थी तभी से हो गई थी, बट इंडिया में जो था वक्फ जो था वो मुस्लिम एरा के दौरान आया और दिल्ली सल्तनत में इसका काफी विस्तार हुआ। बड़े बड़े मुस्लिम जो शासक बने वो बड़े बड़े मंदिरों में जाके उन्हें तोड़ के उस पे मस्जिद स्थापित की और उसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। लेकिन फिर क्या होता है, जब ब्रिटिश एम्पायर आती है तो ये वक्फ को जो था उन्होंने नकार दिया था, ये वक्फ को उन्होंने हटाने की बात की थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुस्लिम का जो सपोर्ट था वो ब्रिटिश को भी चाहिए था, कांग्रेस को भी चाहिए था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की झुकाव जो थी वो मुस्लिम पे पड़ गई। डिवाइड एंड रूल का खेल था, उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके शासन करना चाहा। क्लेमसन रिफॉर्म्स के बाद जो था वक्फ जो था वो सेट किया जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वक्फ बनाया जाता है और हमारा देश आजाद होता है। 1995 का सबसे पहला वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आता है जो कि नेहरू जी लाते हैं, जिसमें वक्फ को इनॉर्मस पावर दिया जाता है। वक्फ जो थी कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकती थी, उस पे कोई ओनरशिप एस्टैब्लिश कर सकती थी और उसके पास पावर था कि वो क्या करे, अपना वो प्रॉपर्टी जो अपने नाम कर ले। लेकिन फिर क्या होता है, बाबरी विध्वंस होता है और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1995 अमेंडमेंट लेके आती है। उसमें सेक्शन 40 ऐड करती है, जिसमें क्या होता है, सेक्शन 14 के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी है अगर वक्फ अपने नाम पे वो कर दी, ओरली बस बोल दी कि हम उसके ओनर है, तो फिर क्या हो जाएगी, वक्फ को और कोई डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा और वो उसके ओनर हो जाएंगे। और जिसकी भी प्रॉपर्टी है, जिसके प्रॉपर्टी का जो था, उसने जिसकी भी प्रॉपर्टी थी, जिसको वक्फ ने अपना प्रॉपर्टी घोषित कर लिया था, उसे क्या करना है, अगर इसके खिलाफ क्लेम करना है तो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस पर्सन के ऊपर होगा, ना कि वक्फ के ऊपर। और जो भी प्रॉपर्टी वक्फ में घोषित हो चुकी है वक्फ बोर्ड के लिए, उस पे ना ही कोई बाय कर सकता है, ना ही कोई सेल कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। और अगर कोई भी बाय और सेल करने का कोशिश करता है तो उसको 2 साल तक का जेल भी हो सकता था। और वक्फ का पावर जो है दिन प्रतिदिन इनॉर्मस वे में बढ़ता जा रहा था। बहुत सी लैंड पे वक्फ ने अपना कब्जा किया और इसी सेक्शन 14 के तहत बहुत सारा लैंड जो था वक्फ के इंक्रोचमेंट में आ चुका था। और एक रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली का जो 77% लैंड था वो वक्फ बोर्ड का था। वक्फ बोर्ड की कुल जो संपत्ति थी वो वक्फ ई स्टेट यानी कि वक्फ की ई स्टेट जो कुल टोटल ई स्टेट था वो 3,56,000 के अराउंड था। वक्फ का इमूवेबल प्रॉपर्टी जो था वो 9 लाख के अराउंड था, वही मूवेबल प्रॉपर्टी कुल 16,000 थी। वक्फ में इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी अपना प्रॉपर्टी घोषित किया, कोई गुरुद्वारा को भी अपना प्रॉपर्टी घोषित किया, तमिलनाडु की एक पूरी हिंदू की जो विलेज थी उसे ही वक्फ का प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था। और वक्फ जो था मनमाना ढंग से काम कर रहा था और सारे प्रॉपर्टीज को अपना प्रॉपर्टी घोषित कर लेता था और उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वक्फ का जो ट्रिब्यूनल का फैसला था उसे भी अपील में नहीं देखा जाता था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ का पावर दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा था, वक्फ मनमाना ढंग से काम कर रही थी और ऐसा देखा गया कि जो सबसे टॉप 3 लैंड ऑनर में 3rd नंबर पे जो इंडिया में सबसे बड़ा जमीन का ओनर था वो वक्फ बोर्ड था, जो कि रेलवे और आर्मी से भी ज्यादा हुआ करता था। तो इन्हीं सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने यानी मोदी सरकार ने अगस्त 2024 में
अमेंडमेंट एक्ट लेके आया है वक्फ पे, जिसमें क्या क्या चेंज होता है, आइए उन सारे चीजों को जानते हैं। अब जो है कोई भी जमीन अगर वो कब्जे में ले रहा है या कोई भी जमीन पे अपना ओनरशिप डाल रहा है, तो सबसे पहले तो उन्हें वक्फ बोर्ड को डीएम का वेरिफिकेशन का जरूरत होगा, डीएम के रिव्यू की जरूरत होगी। बिना रिव्यू बिना वेरिफिकेशन के जो है कोई भी जमीन पे पोजीशन या कब्जा नहीं होगा। और अगर कोई भी जमीन पे उनका कब्जा है या उन्हें जमीन को अपना प्रॉपर्टी घोषित करते हैं, तब भी डीएम जो है वो वेरिफिकेशन कर सकता है, डीएम को वेरिफिकेशन करना अलाउड रहेगा। साथ ही साथ सिर्फ ओरली अपना ओनरशिप स्टैब्लिश कर देने से वक्फ बोर्ड ओनर नहीं हो जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे भी रहेगा। उसे डॉक्यूमेंटेशन की मदद से क्या करना होगा, अपना जो ओनरशिप वो प्रूव करना होगा। जैसा कि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर कोई केस चल रहा हो तो वक्फ का जो फैसला था वो फाइनल और बाइंडिंग हुआ करता था, बट अब क्या है कि वक्फ का जो भी फैसला है उसका अपील जो है हाई कोर्ट में जा सकता है। साथ ही साथ वक्फ में 2 नॉन मुस्लिम और 2 महिलाओं का भी मेंबरशिप होगा उनके कमेटी में। और महिलाओं का जो भी राइट्स है लैंड पे, अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी में अपना कब्जा स्थापित करिए तो वो या कोई भी आदमी वक्फ में अपना जमीन दान कर रहा है तो महिलाओं का राइट जो है वो वंचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ किसी को भी अगर वक्फ में अपना प्रॉपर्टी दान करना है तो उसे 5 साल लगभग मुस्लिम रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी वो आदमी क्या कर सकता है, वक्फ में जमीन को दान कर सकता है। वक्फ बोर्ड जो है अपने आप को बोलता था कि वो आर्टिकल 25 और 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में भी नहीं आता है, जो कि बात करता है रिलीजियस डेनोमिनेशन का। वक्फ अपने आप को इसलिए बोलता था कि वो एम्बिट में नहीं आता है क्योंकि वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस बॉडी नहीं हो, कि वो अपने आप को स्टैट्यूटरी बॉडी कंसिडर करता था। तो कोई भी नॉन मुस्लिम भी वक्फ में क्या था, अपना प्रॉपर्टी वेस्ट कर सकता था, या नॉन मुस्लिम की भी प्रॉपर्टी जो है वक्फ ले सकती थी। बट अब जो है वक्फ जो है कोई नॉन मुस्लिम उसमें अपना प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं कर सकता है। किसी को भी अगर वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी वेस्ट करना है तो उसे 5 साल तक मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो भी इस पे हस्तक्षेप कर सकती है, वो भी उसको देख सकती है, उसका ऑडिट ले सकती है, उसका डिस्प्यूट्स को जान सकती है। कि पीवी नरसिम्हा राय सेक्शन 14 ऐड किए थे वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट में, उसे तो कंप्लीटली अबॉलिश। हमारा इंडिया का वक्फ बोर्ड जो है बहुत सारे मुस्लिम देशों के वक्फ बोर्ड से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कहीं ज्यादा पावरफुल देखने को मिला। जहां तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है वक्फ बोर्ड पे, वहीं इंडिया में वो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर कंट्रोल देखने को मिलता है वक्फ बोर्ड। तो आपकी क्या राय है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके, कमेंट में बताइए। क्या ये सही है, क्या गवर्नमेंट का फैसला सही है, क्या वक्फ का पावर बहुत ही ज्यादा था, क्या वक्फ का पावर इतना था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा था।